तो चलिए आज बात करते हैं 2026-27 के बजट की। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया और हमारे पास इसका पूरा टेक्स्ट है। हमारा मिशन सिर्फ घोषणाओं को जानना नहीं बल्कि उनके पीछे की सोच को समझना है। भारत के लिए अगले साल का आर्थिक रोड मैप कैसा दिखता है, इस पर हमें गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और ये बजट मतलब सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है। भाषण की शुरुआत में ही देखिए पिछले 12 सालों की आर्थिक स्थिरता और लगभग 7% की ग्रोथ रेट का जिक्र है। एक तरह से एक मंच तैयार करता है, एक कहानी बताने की कोशिश कि हम कहां से आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक कहानी जिसमें आत्मनिर्भरता, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और गरीबी कम करने जैसे अध्याय हैं। पर साथ ही ये भाषण ये भी मानता है कि दुनिया बदल रही है, सप्लाई चेन में दिक्कतें हैं, नई टेक्नोलॉजी की चुनौतियां हैं। और इसी कहानी का जो अगला अध्याय है वो है विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भाषण में 3 कर्तव्यों की बात की गई है जो मुझे लगता है इस पूरे बजट की नींव है। हाँ, और यही इस बजट का ढांचा है। इसे समझना बहुत जरूरी है। आप इसे एक बड़ी इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह सोच सकते हैं। अच्छा। पहला कर्तव्य है नींव को मजबूत करना, यानी आर्थिक विकास को रफ्तार देना, देश की उत्पादकता बढ़ाना। दूसरा है इस इमारत में रहने वाले लोगों को, मतलब आम नागरिक को, सशक्त बनाना। और तीसरा, जो सबका साथ सबका विकास से जुड़ा है, ये पक्का करना कि विकास हर परिवार, हर कोने तक पहुंचे। ये समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से पर आते हैं, यानी नींव पर। भाषण में रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र है। 350 से ज्यादा सुधार, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, संख्या बड़ी है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें उन 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जहां सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। और इसमें सबसे पहला और सबसे अहम है 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। और यहीं पर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना आती है, बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति, ये नाम दिलचस्प है। हम भारत को दुनिया की फार्मेसी तो कहते ही आए हैं, तो इसमें नया क्या है? यही तो रणनीतिक बदलाव है। अब तक हम जेनेरिक दवाइयां बनाने के लिए जाने जाते थे, मतलब दूसरों की बनाई दवाइयों की सस्ती कॉपी। बायोफार्मा शक्ति का लक्ष्य हमें दवाइयों के क्षेत्र में एक R&D हब बनाना है। मतलब हम सिर्फ दवा बनाने वाले नहीं बल्कि नई दवा खोजने वाले बनना चाहते हैं। वाह, मतलब अब हम सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि एक लैब भी बनना चाहते हैं। बिल्कुल। इसके लिए नए निपर खोले जाएंगे और देश भर में 1000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क बनेगा। ठीक है। और इसी मैन्युफैक्चरिंग पुश में सेमीकंडक्टर का भी बड़ा जिक्र है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के बाद अब ISM 2.0। क्या ये सिर्फ नाम बदला है या रणनीति में भी कोई बड़ा फेरबदला है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। ISM 1.0 का मुख्य फोकस था कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में आकर चिप बनाने की फैक्ट्री यानी फैब लगाएं। लेकिन ISM 2.0 का दायरा बहुत बड़ा है। अब जोर सिर्फ चिप बनाने पे नहीं है, अब जोर है पूरे इकोसिस्टम पर। चिप बनाने के उपकरण, कच्चा माल, भारतीय डिजाइन और पूरी सप्लाई चेन को भारत में ही विकसित करना। अच्छा, मतलब ये सिर्फ असेंबली लाइन की बात नहीं है? नहीं, ये दिमाग और मशीन दोनों को भारत में लाने की बात है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट भी लगभग दोगुना करके 40,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन लगता है। इसी लिस्ट में रेयर अर्थ मिनरल्स और कैपिटल गुड्स का भी नाम है। ये थोड़े तकनीकी शब्द हैं, आम लोगों के लिए इनका मतलब क्या हुआ? देखिए, आसान भाषा में रेयर अर्थ मिनरल्स वो जादुई तत्व हैं जो आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। और हम इनके लिए चीन पर बहुत निर्भर हैं, है ना? पूरी तरह। तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का मतलब है कि हम इन जरूरी खनिजों के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और कैपिटल गुड्स का मतलब है वो बड़ी बड़ी मशीनें जो दूसरी फैक्ट्रियों के लिए सामान बनाती हैं। समझ गई, मतलब हर स्तर पर आत्मनिर्भरता। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो कपड़ा उद्योग, यहाँ एक बड़ी एकीकृत योजना दिख रही है। इसका बड़ा मकसद क्या है? क्या ये खेत से लेकर फैशन तक पूरी चेन को जोड़ने की कोशिश है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका मकसद है। फार्म टू फैशन की पूरी चेन को मजबूत करना। एक तरफ नेशनल फाइबर स्कीम है जो कच्चे माल की क्वालिटी सुधारेगी, तो दूसरी तरफ टेक्सटाइल एक्सपेंशन स्कीम है जो नई फैक्ट्रियों और नौकरियों पर ध्यान देगी। और बुनकरों और कारीगरों के लिए भी कुछ है? हाँ, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के जरिए उनके पारंपरिक हुनर को आधुनिक बनाया जाएगा।
और समर्थ 2.0 से इस सेक्टर में काम करने वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है एक तरह से। तो ये तो हुई बड़ी इंडस्ट्री की बात, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की असली जान तो एमएसएमईज में बसती है। उन्हें चैंपियन एसएमई बनाने के लिए इस बजट में क्या है? यहाँ सरकार ने, आप कह सकते हैं, 3 तरफ से मदद करने की कोशिश की है। पहला, पैसे की मदद। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया जा रहा है ताकि छोटे कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए इक्विटी मिल सके। दूसरा, कैश फ्लो की मदद। हाँ, मैंने कई छोटे कारोबारियों से सुना है कि उनका पैसा महीनों तक फंसा रहता है। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, इसी से निपटने के लिए TREDS प्लेटफॉर्म को अनिवार्य किया जा रहा है। TREDS ये कैसे काम करता है? ये एक ऑनलाइन बाजार जैसा है जहां छोटे कारोबारी अपने बिलों के बदले बैंकों से तुरंत पैसा ले सकते हैं। और इसे GEM यानी सरकारी खरीद पोर्टल से भी जोड़ा जा रहा है। अच्छा, ताकि सरकारी पेमेंट जल्दी मिले। हाँ, और तीसरा है प्रोफेशनल मदद। कॉर्पोरेट मित्र का एक कैडर बनाया जाएगा जो छोटे शहरों में जाकर MSMEs को कानूनी और टैक्स से जुड़े मामलों में मदद करेंगे। ये कॉर्पोरेट मित्र का आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये छोटे शहरों में सच में काम करेगा? क्या हमारे पास इतने प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स हैं? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब इस पर निर्भर करेगा कि इसे लागू कैसे किया जाता है। चुनौती तो है, लेकिन इसके पीछे की सोच ये है कि छोटे शहरों के कारोबारियों को अच्छे सलाहकार आसानी से नहीं मिलते। सही बात है। अगर सरकार सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स का एक पूल बना पाती है तो ये गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, अब बुनियाद के एक और अहम हिस्से पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ हमेशा की तरह बड़े आंकड़े हैं। सरकारी खर्च 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ हो रहा है। और ये आंकड़े जरूरी हैं क्योंकि जब सरकार सड़कें और बंदरगाह बनाती है तो इससे न सिर्फ स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को काम मिलता है बल्कि नौकरियां भी पैदा होती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक और घोषणा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है प्राइवेट निवेशकों का भरोसा बढ़ाना। अक्सर प्राइवेट कंपनियां बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि अगर प्रोजेक्ट रुक गया तो उनका पैसा डूब जाएगा। ये फंड उन्हें एक तरह की गारंटी देगा। अच्छा, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा? बिल्कुल। यहाँ कुछ बहुत ही अनोखे प्रस्ताव भी हैं, जैसे सी प्लेन और सिटी इकोनॉमिक रीजन। ये क्या है? ये भविष्य की सोच वाले कदम है। सी प्लेन मतलब पानी पर उतरने वाले हवाई जहाज उन जगहों तक कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हैं जहां एयरपोर्ट बनाना मुश्किल है, जैसे द्वीप या पहाड़ी झीलें। हाँ, इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। और इस सिटी इकोनॉमिक रीजन का आइडिया तो और भी दिलचस्प है। सरकार अब शहरों को सिर्फ प्रशासनिक इकाइयों के तौर पर नहीं देख रही बल्कि उनकी आर्थिक क्षमता के हिसाब से देख रही है। मतलब हर शहर की अपनी एक खासियत होती है? बिल्कुल। कोई शहर ऑटो पार्ट्स का हब है, कोई टेक्सटाइल का। तो हर टियर 2 और टियर 3 शहर की अपनी खासियत के आधार पर एक इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा और उसे विकसित करने के लिए अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाली अप्रोच है। चलिए अब ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से पर आते हैं, नागरिकों की आकांक्षाएं। यहाँ सर्विस सेक्टर पर एक नया जोर दिख रहा है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। हम हमेशा मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, पर भारत की असली ताकत उसका सर्विस सेक्टर है। 2047 तक सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 10% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, और इसके लिए एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी देखेगी कि हमारी शिक्षा प्रणाली इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से है या नहीं। और स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या खास है? स्वास्थ्य में 2 बड़ी बातें। पहला, अगले 5 सालों में 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करना। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर नहीं होते लेकिन हॉस्पिटल चलाने के लिए जरूरी हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, जिनकी अक्सर कमी महसूस होती है। बिल्कुल। दूसरा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाना। और शिक्षा में लड़कियों के लिए हर जिले में एक हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है। पर्यटन के लिए भी कुछ नई योजनाएं हैं, जैसे माउंटेन ट्रेल्स और टर्टल ट्रेल्स। हाँ, ये प्रकृति और संस्कृति को जोड़ने की कोशिश है। हिमालय के राज्यों में इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे और उड़ीसा, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में जहां समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं वहां टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे, ताकि टूरिस्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पे ना है ये देख सके। सही बात है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी कर्तव्य पर, ये सुनिश्चित करना कि विकास सब तक पहुंचे। इसमें किसानों के लिए क्या है? यहाँ पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आय बढ़ाने पे जोर है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और नारियल, काजू, चंदन जैसी ज्यादा कीमत वाली फसलों के लिए विशेष योजनाएं हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है भारत विस्तार। भारत विस्तार, ये क्या है? ये एक बहुभाषी एआई टूल होगा। सोचिए, एक किसान अपने खेत की फोटो खींचकर अपनी स्थानीय भाषा में पूछे कि मेरी फसल में कौन सा कीड़ा लगा है, और एआई उसे तुरंत जवाब और समाधान बता दे। हाँ, यह टेक्नोलॉजी को सीधे खेत तक ले जाने की एक जबरदस्त कोशिश है। ये तो सच में कमाल का आइडिया है। और ग्रामीण महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ खास योजनाएं हैं? हाँ, लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए अब ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए शी मार्ट्स खोले जाएंगे और दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए अलग से योजनाएं हैं। ठीक है, तो ये तो हुई योजनाओं की बात, लेकिन इस पूरे भव्य प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब आते हैं बजट के सबसे चर्चित हिस्से पर, टैक्स। और यहाँ सबसे बड़ी घोषणा है एक बिल्कुल नया आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 2025। एक पूरा का पूरा नया कानून? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? पुराना कानून तो 1961 से चल रहा था। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुराना कानून बहुत जटिल हो गया था। उसमें इतने सालों में इतने संशोधन हो चुके हैं कि इसे समझना बहुत मुश्किल हो गया है। नए कानून का मकसद पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है। तो आम करदाताओं के लिए ईज ऑफ लिविंग के तहत क्या कोई सीधी राहत है? हाँ, कई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण राहतें हैं। जैसे मोटर दुर्घटना क्लेम पर मिले ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा। विदेश घूमने के पैकेज पर जो 20% का भारी भरकम टीसीएस लगता था, उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। इसी तरह विदेश में बच्चों की पढ़ाई या इलाज के खर्च पर भी टीसीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। ये तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी राहत होगी। बिल्कुल। और विदेश में संपत्ति रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए भी एक विशेष योजना का जिक्र है। ये किन लोगों के लिए है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी कदम है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जानबूझकर टैक्स चोरी नहीं की, बल्कि अनजाने में अपनी किसी छोटी मोटी विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं किया। जैसे कोई छात्र जिसका विदेश में बैंक खाता रह गया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ऐसे लोगों को एक मौका दिया जा रहा है कि वो एक निश्चित सीमा तक की संपत्ति का खुलासा कर दें और उन पर कोई भारी पेनल्टी या मुकदमा नहीं चलेगा। ये ईमानदार लोगों को गलती सुधारने का एक मौका है। और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं? ये तो टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी रही है। ये एक बड़ा सुधार है। अब तक होता ये था कि पहले आपका असेसमेंट होता था, फिर पेनाल्टी के लिए एक अलग से लंबी कार्यवाही चलती थी। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर एक ही ऑर्डर में निपटाया जाएगा। इससे करदाताओं को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही कई छोटी मोटी तकनीकी गलतियों को अब अपराध की श्रेणी से हटाकर सिर्फ एक फीस लगाकर ठीक कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं व्यापार और निवेश की। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए क्या कोई खास प्रस्ताव है? हाँ, 2 बड़े प्रस्ताव हैं। पहला, जो विदेशी कंपनियां भारत में अपने डेटा सेंटर लगाकर दुनिया भर की कंपनियों को क्लाउड सेवाएं देती हैं, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। भारत को एक ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और दूसरा, अगर कोई विदेशी विशेषज्ञ, मान लीजिए कोई एआई साइंटिस्ट या चिप डिजाइनर, लंबे समय के लिए भारत में काम करने आता है, तो उसकी भारत के बाहर की आय पर 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताकि दुनिया का बेस्ट टैलेंट भारत आए। सही। अंत में इनडायरेक्ट टैक्स यानी कस्टम्स ड्यूटी में क्या बड़े बदलाव हैं? यहाँ मुख्य रूप से 3 लक्ष्य हैं। टैरिफ को सरल बनाना, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की मदद करना और प्रक्रियाओं को आसान बनाना। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी लिथियम आयन सेल, सोलर पैनल के लिए जरूरी ग्लास, इन सब पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है ताकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले। और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए? उसके लिए भी एक अहम कदम है। जो कंपनियां ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स की श्रेणी में आती हैं, मतलब जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उन्हें अब अपना सामान क्लियर कराने के बाद ड्यूटी चुकाने के लिए 15 दिन की जगह 30 दिन का समय मिलेगा। अच्छा। और ई कॉमर्स के जरिए छोटे निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए प्रति कंसाइनमेंट 10 लाख रुपए की जो सीमा थी, उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये बजट विकसित भारत के लिए एक बहुत ही विस्तृत और महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हर चीज पर बड़ा दाव लगाया गया है। बिल्कुल, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये बजट दुनिया भर में चल रही आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को एक स्थिर, भरोसेमंद और आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में पेश करने की एक सोची समझी कोशिश है।
ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाता है। इस बजट में एक भव्य दृष्टिकोण और अनगिनत योजनाएं हैं, लेकिन जमीन पर विकसित भारत के इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे अहम क्या साबित होगा? सरकार का नीतिगत इरादा, इन योजनाओं को लागू करने वाली मशीनरी की काबिलियत, या फिर दुनिया का आर्थिक माहौल जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है?